Hello class 12th, welcome to the next video of इंडस्ट्रियल चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स का आईडी चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आईडी के चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, उनकी जो पॉलिसीज़ हमने फॉर्म की थी, रिफॉर्म्स के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को आगे कैरी करते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जो हमने पॉलिसीज़ क्रिएट की थी और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या उसके फेलियर्स रहे। तो फिलहाल इस फर्स्ट वीडियो में आज हम सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस और जो फर्स्ट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी हमने, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, उसमें क्या क्या उसके मेन फीचर्स थे, हमने उसको कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग। इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, ये तो खैर बहुत छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, पर आप इतना तो समझते ही हैं कि इंडस्ट्री इज़ द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी इकनॉमी का डेवलपमेंट, चाहे आप इसको पूरे इतिहास देख लीजिए इस चीज़ का, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो हमारी ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं आज की डेट में, उनमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बिना वो डेवलप नहीं हो पाई थी। इंडिया इस टाइम डेवलपिंग स्टेज में है, पर आप साथ साथ नोटिस भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ लगातार किसी न किसी फॉर्म में होती जा रही है। तो ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ से कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के बिना किसी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना एक तरह से मीनिंगलेस सी बात लगती है। इंडस्ट्री ग्रोथ के बिना ये काम इम्पॉसिबल है। तो जो कुछ आपको बताया मैंने, इसके बेस पर ये बात समझ में आ जाती है कि इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होती है। अब किस किस वे में इंपॉर्टेंस है हम उसको देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आएगा रोल ऑफ द रोल। इसे आप रोल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस के इसकी इंपॉर्टेंस है किसी इकोनॉमी के अंदर, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ। इंडस्ट्रीज़ को बड़ा एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप होती है, आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ के बिना किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक तरह से आपकी इकोनॉमी को डायनामिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके जो फीचर, मतलब एक तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के बिना पहले नहीं होती हैं, वो बाद में होना स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। कई सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इकोनॉमी में जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप कुछ नहीं करता, वो बहुत बड़ी सोसाइटी को काम भी देता है। साथ साथ कई तरह की चीज़ें साथ से स्टार्ट हो जाती हैं। इससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे स्टोरेज हाउस हो गया, इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्टर है, उसके अलावा रोड नेटवर्क होता है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उस टाइम। और सभी सेक्टर्स में लोगों को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो जाती है एक इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट नहीं है इकोनॉमी में, उससे पहले हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या रहता है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का अगर आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी देखें तो पहले मेन जो हमारा फोकस था वो था सेल्फ सब्सिस्टेंस, कि अपने लिए खाना पैदा कर लिया, खाना प्रोड्यूस कर लिया, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए, मतलब प्रोड्यूस किए और उन्हें कंज्यूम कर लिया। बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पर जैसे जैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, लोगों ने मटेरियलिज्म की तरफ मूव करना शुरू किया। अब उनके लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और लोगों की लाइफ में मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हेल्प्स टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बार थोड़ा सा कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, कि जिस तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, वैसे इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम गुड एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स। कैसे होता है काम, अब समझ सकते हैं। ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ठीक है, ये सब मशीनें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, इंडस्ट्री सेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी एक तरफ से जहाँ एग्रीकल्चर को ये कंज्यूमर भी है, तो उसी तरह से ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी देता है। तो नई नई मशीन प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है उसको। ठीक है, और इसका नतीजा आप देख चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन इसी का नतीजा था कि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, ये सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये मैं आपको समझाऊँ बेटा कि जब इंडस्ट्री किसी एरिया में सेटअप होती है तो उसके आसपास अर्बनाइजेशन के साथ साथ सिविलाइजेशन भी स्टार्ट अपने आप हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहाँ के एम्प्लॉयर्स जो हैं, वहाँ के वर्कर्स जो हैं, वो वहीं पर आसपास अपना ड्वेलिंग्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ बिजली पानी इन सब की सुविधाएँ स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे करके उसके आसपास के एरिया अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंडस्ट्रीज़ क्योंकि एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो उनकी मार्केट एक्सपेंड होगी,
मार्केट्स में अपनी पहुंच बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर इवन बनाने के लिए, तो वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन सेक्टर चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप करना पड़ेगा, रोड नेटवर्क आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे, रेलवेज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए आपको और चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन जो सेक्टर फास्ट करना पड़ेगा, बैंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, इंश्योरेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड है। अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तभी ये सब सेक्टर आगे डेवलप हो पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉरेन ट्रेड। ये बात ठीक है कि एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर, काफ़ी बड़ा शेयर आता है, पर अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ का हम देखें फॉरेन ट्रेड का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ का जो इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई है, चाहे वो इम्पोर्ट में है चाहे वो एक्सपोर्ट में है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आई थिंक कोई सेक्टर इसमें ऐसा नज़र नहीं आता जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का हमें कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र ना आ रहा हो। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इसकी जो इंपॉर्टेंस को हम लोग डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो बेटर बात रही है हमें सारी इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की, कि इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में या हमारी इकोनॉमी में क्या है। चलिए आगे चलते हैं। जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को समझा उस वक्त 1947 जो आज़ादी हमें मिली उसके बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या उसमें कमियां देखी, क्या क्या उनको ज़रूरत लगी, और उसके बेसिस पर वहाँ जो पॉलिसी फॉर्म हुई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, उनका नाम रखा गया फर्स्ट पॉलिसी रेजोल्यूशन में IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये इंडिया की पहली सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिसमें मेन हमने क्या रखा था और इसका क्या टारगेट था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द इंडस्ट्रीज़, मतलब ये कि ये गवर्नमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट है, वो टूल है जिससे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर सकती है। राइट, अब इस पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, टू इंक्रीज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ था उस जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि हमारे पास कैपिटल की कमी थी, रिसोर्सेज थे मगर उनको यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल थोड़ा बहुत था मगर वो इतने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में उसको इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं था। तो ज़रूरत थी उस टाइम कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है, उसको हमें एक्सेलरेट करना है, तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक पॉलिसी फॉर्म करनी पड़ी। उस पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स है वो हम आगे देखेंगे, पर मेन टारगेट ये था कि इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए, उनको एकदम एक्सेलरेट करने के लिए, उनको एकदम एक किक स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करनी पड़ी। नेक्स्ट इसमें आता है टू एक्सपेंड द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए, यानी उसको आगे फ्लोरिश करने के लिए, उसको हमने मार्केट से बढ़ाने के लिए या उसका होल्डिंग बढ़ाने के लिए हमने इस पॉलिसी को बनाया था। क्योंकि एक अगर हम सोशल जस्टिस का पॉइंट की बात करें कि हमने सोशल जस्टिस अचीव करनी है, वेलफेयर रखना है सोसाइटी का, तो उसमें हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ही कोर पार्ट होता है इकोनॉमी का इंडस्ट्री। अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला गया तो हमारा जो मनी कंसंट्रेशन है, जो इकोनॉमिक पावर है, वो कंसंट्रेट हो जाएगी कुछ लिमिटेड हैंड्स के अंदर, जिसके बाद हम सोशल जस्टिस के बारे में नहीं सोच सकते फिर। तो इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 तैयार किया। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स के इन सब ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए हमने क्या क्या उसमें मेन हाईलाइट्स रखे, क्या क्या मेन फोकस हमने रखा था। तो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ द IPR 1956। तो बच्चों सबसे पहले 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट था जिसमें सभी बेसिक मेन इंडस्ट्रीज, जिसमें डिफेंस आता है, रेलवेज आता है, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखा गया। एक्सक्लूसिव देयर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकता था। सेकंड कैटेगरी आई कुछ ऐसी इंडस्ट्री की जिनकी थोड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, उन्हें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के लिए ओपन अप रखा गया, बट मेन कंट्रोल उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर का ही था। यानी प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल, राइट, जिसमें फर्टिलाइज़र और इस तरह की और अदर इंडस्ट्रीज़ में आ सकती हैं। और थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? अब जो इंडस्ट्रीज़ पहली 2 कैटेगरीज में नहीं आई, वो सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने थर्ड कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें ये ब्रेड बटर हमारे और कंज्यूमर गुड्स छोटी मोटी आ सकती हैं। सारी इंडस्ट्री हमारी थर्ड कैटेगरी के अंदर आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। रीजनल डिस्पैरिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था उस टाइम गवर्नमेंट के लिए। तो देखो हर एक, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की स्पेशली बात करें तो कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता एंटरप्रेन्योर जो किसी बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहे। उसे पता है कि वहाँ से हमें प्रॉब्लम्स आनी है, हमें अच्छी मार्केट तक अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, हमें वहाँ पे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। तो उसको
उस रीजनल डिसबैलेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग स्टार्ट की, जिसका उन्होंने एक सिंपल सा तरीका उसमें बना रखा था कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो वहाँ पर उनको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा उसको स्टार्टअप करने के लिए। अगर किसी ऑलरेडी डेवलप एरिया में मिले तो उस काम थोड़ा मुश्किल था। और ये लाइसेंसिंग सिर्फ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं थी, अगर आपको अपनी एक्सपेंशन भी करनी है, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड भी करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सेम कंडीशन थी उसके लिए भी कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में कुछ एक्सपेंशन अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो तो लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में करना चाहते हो तो ये आपको लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेगा। बेसिक रीजन एक ही था कि बैकवर्ड रीजन को डेवलप किया जाए जिससे रीजनल डिसबैलेंस को हम खत्म कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इसी सेम पॉइंट को आगे लेके गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आप किसी बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको उसमें कुछ टैक्स कंसेशंस मिल जाएंगे, कुछ आपको जो बेसिक नीड्स हैं आपकी जैसे रॉ मटेरियल है या पावर सप्लाई उस पर आपको कंसेशंस मिल जाएंगे, रिबेट्स मिल जाएंगे काफ़ी। तो बेसिक आइडिया वही था कि आपको रीजनल डिस्पैरिटी को वहाँ से कम करना था, इसके लिए आपको लाइसेंसिंग और कंसेशन इस तरह की चीज़ें आपको सामने रखी जा रही थी। सबसे लास्ट पॉइंट इसमें आता है इम्पॉर्टेंस टू द SSI। SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, कैपिटल हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था। गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी देना है और साथ साथ हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है या छोटा पूंजीपति है उसकी पूंजी को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, इसके लिए हमें स्टार्टअप दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कि छोटे लेवल की इंडस्ट्री को भी स्टार्ट किया गया जिससे कि ज़्यादा से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, और जो कैपिटल हमारा डम्प कैपिटल पड़ा हुआ था उसे कहीं ना कहीं हम आगे यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो बेटा इस पूरे टॉपिक में हमने 2 ही टॉपिक कवर किए आज। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, राइट, इसके बाद IPR 1956 क्या था, उसकी ज़रूरत क्यों थी, और साथ में उसके मेन फीचर्स क्या थे। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कभी भी इससे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके या फिर व्हाट्सअप नंबर पे मेरे। और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो नेक्स्ट वीडियो आपको कवर किया जाएगा पूरा। थैंक यू।